आज पढ़ेंगे राजकोषीय नीति के बारे में, यानी फिस्कल पॉलिसी क्या होता है। राजकोषीय नीति सरकार की नीतियां हैं जिससे सरकार बचत, कराधान और विनिवेश संबंधी निर्णय लेती है और इसके द्वारा मुद्रास्फीति और अन्य लक्ष्यों को पूरा करती है। राजकोषीय नीति द्वारा सरकार बचत, कराधान, विनिवेश, सब्सिडी संबंधी निर्णयों को लेकर विभिन्न उद्देश्यों जैसे मुद्रास्फीति कम करना, आर्थिक समृद्धि को बढ़ाना, ऐसे लक्ष्यों को पूरा करती है। मौद्रिक नीति द्वारा भी आरबीआई जैसे ब्याज दर और रेपो रेट में परिवर्तन करके मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास के लक्ष्यों को पूरा करती है। उसी तरह सरकार जो है वो राजकोषीय नीति के द्वारा वित्तीय और सब्सिडी और व्यय, कर और अन्य कारकों से नियंत्रित करती है मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास को। तो परिभाषा के अंतर्गत देखते हैं तो राजकोषीय नीति यह सरकार की नीति है जिसमें ब्याज, कराधान यानी टैक्सेशन, सब्सिडी और निवेश इससे संबंधित निर्णय लेती है और वांछित उद्देश्यों की पूर्ति करती है, जैसे कि मुद्रास्फीति कम करना, आर्थिक विकास को बढ़ाना, आर्थिक समृद्धि को बढ़ाना। यानी टैक्स में वृद्धि करके आर्थिक विकास, आर्थिक असमानता को दूर करती है। जैसे कि आर्थिक असमानता को कैसे दूर करती है, तो आर्थिक असमानता इसलिए दूर होगी क्योंकि गरीबों पर कम कर और अमीरों पर थोड़ा ज़्यादा कर लगा करके आर्थिक असमानता को कम करने का प्रयास करती है। जैसे गरीब अगर 2 लाख कमा रहा है तो उस पर 10% कर लगेगा, लेकिन अमीर अगर 15 लाख कमा रहा है साल में तो उस पर 30% कर लगेगा। तो इसी के द्वारा आय में असमानता को कम करती है, जिससे महंगाई भी कम होती है। महंगाई कम करके महंगाई कम होगी तो बचत ज़्यादा होगा, निवेश ज़्यादा होगा बचत से, और निवेश ज़्यादा होगा तो उत्पादन भी अधिक होगा और जीडीपी बढ़ेगा। तो यही जो राजकोषीय नीति है इसके द्वारा सरकार अपने लक्ष्यों को निर्धारित करके अपने लक्ष्यों की ओर पूर्ति करती है। राजकोषीय नीति का क्रियान्वयन बजट के माध्यम से किया जाता है। बजट क्या है, तो संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण बजट शब्द की जगह पर यूज किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण का अर्थ है कि एक वित्तीय वर्ष में आय और व्यय जो कि उसका विवरण, उसी को कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। अर्थात एक वित्तीय वर्ष में अनुमानित कुल व्यय व आय का ब्यौरा देना, और उसके दस्तावेज को ही बजट कहा जाता है। तो इस प्रकार राजकोषीय नीति के अंतर्गत उसके साधन और या उपकरण बजट कहलाए जा सकते हैं। जो बजट आय और व्यय का दस्तावेज होता है, जिसमें आय और व्यय 2 प्रकार के होते हैं। एक राजस्व बजट यानी राजस्व, आय और व्यय, और दूसरा पूंजीगत बजट जिसमें पूंजीगत आय और व्यय होते हैं। ये सभी राजकोषीय नीति के उपकरण हैं जो बजट के अंतर्गत आते हैं। 2 प्रकार के बजट हो गए। तो एक बजट जो राजस्व बजट के अंतर्गत आता है, राजस्व आय, उसके बारे में पढ़ते हैं। राजस्व आय में कराधान यानी टैक्सेशन का जिक्र है। जो टैक्सेशन यानी प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, 2 प्रकार के कर होते हैं। प्रत्यक्ष कर उस व्यक्ति से सीधा वसूला जाता है जो उसका वास्तविक बोझ उठाता है, जैसे कि इनकम टैक्स। और अप्रत्यक्ष कर, इसका वसूली किसी अन्य के द्वारा किया जाता है। वह बोझ किसी अन्य उपभोक्ता से उठाता है, मतलब कर किसी और से वसूला जा रहा है और उसका बोझ किसी और पर डाला जा रहा है। जैसे दुकानदार जो सामान खरीदते हैं उस पर जीएसटी टैक्स लगता है जो कि उपभोक्ताओं से वसूलता है दुकानदार। तो इसी को कहते हैं अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में मुख्य अंतर क्या है, तो प्रत्यक्ष कर प्रोग्रेसिव होता है यानी प्रगतिशील या प्रगामी होता है, या इसका मतलब कि आय बढ़ने के साथ साथ कर का दर भी बढ़ता जाता है। जैसे कि इनकम टैक्स, गरीब पर कम बोझ होगा और अमीर पर ज़्यादा होगा। अप्रत्यक्ष कर जो है वो प्रतिगामी होता है, रिग्रेसिव होता है, जिसमें आय के साथ नहीं बढ़ता है, अर्थात सब के लिए समान होता है, और इसी कारण गरीब पर अधिक बोझ पड़ता है और अमीर को कम बोझ लगता है। जैसे कि जीएसटी जो सभी के लिए समान होगा। यह अनुपात होता है, अर्थात एक स्तर पर मतलब ये जो कर है ये प्रोपोर्शनल कर कैसे है, तो एक स्तर के बाद
सभी पर समान प्रत्यक्ष कर लगता है। जैसे कि 15 लाख से ज़्यादा कितना भी हो तो 30% कर लगता है, तो उसी को दर्शाया गया है। और एक स्तर से पहले बढ़ता है और आय के साथ टैक्स भी बढ़ता है। जैसे कि इसी को दर्शाया गया है कि कर को और आय में क्या अंतर है। तो कर जो है आय के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, लेकिन एक स्तर पर पहुंचने के बाद सब पर समान कर लगता है। यानी उसके आय में तो वृद्धि होगी लेकिन कर में कोई वृद्धि नहीं होगी एक स्तर के बाद। इसी को कहते हैं डिग्रेसिव टैक्स। डिग्रेसिव टैक्स क्या है, तो यह प्रत्यक्ष कर पर लागू होता है और एक स्तर के बाद समान कर लगता है। निश्चित आय के ऊपर, मतलब किसी निश्चित आय के ऊपर समान कर लगेगा सब पर। इसे ही डिग्रेसिव कर या डिग्रेसिव कहलाता है ये विधि, जिसमें शुरू में प्रगामी और ऊपर मतलब एक स्तर के बाद अनुपातिक हो जाता है। इंडिया में डिग्रेसिव टैक्स है, अर्थात शुरू में प्रोग्रेसिव है और बाद में प्रोपोर्शनल है, यानी प्रगामी है और बाद में अनुपातिक है। जिसमें प्रगामी व अनुपातिक दोनों करों का विशेषता है इंडिया में, जिसको डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम कहते हैं। एडम स्मिथ के कराधान के सिद्धांत के अनुसार टैक्स जो है इसमें समानता होनी चाहिए, यानी आय के अनुसार कर लगना चाहिए। आय अधिक है यानी अमीर है तो उस पर अधिक कर, गरीब है तो कम कर। निश्चितता होनी चाहिए, अर्थात कर का दर तारीख से पहले निश्चित हो और सुविधा होना चाहिए। कर को दाता को कर देने के लिए सुविधा होना चाहिए, ज़्यादा कठिन ना हो उसकी विधि कर देने की। और अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, यानी अर्थव्यवस्था के अनुरूप होनी चाहिए, यानी टैक्स वसूलने में मितव्ययिता हो, अर्थात जितना टैक्स आ रहा है ऐसा ना हो कि उससे ज़्यादा खर्च ही हो जाए टैक्स को वसूलने में। उसके बाद प्रत्यक्ष कर आता है। प्रत्यक्ष कर जो है ये प्रत्यक्ष कर निगम कर, मैट या एएमटी या एमएटी कहते हैं इसको। उसके बाद पूंजीगत लाभ कर, एंजल टैक्स, डीडीटी यानी लाभांश वितरण कर, इनकम टैक्स आयकर, एसटीटी यानी प्रतिभूति लेन देन कर, सीटीटी यानी वस्तु लेन देन कर। ये सभी प्रमुख प्रत्यक्ष कर हैं जिसके बारे में एक एक करके देखते हैं। पहला है निगम कर या कॉर्पोरेट टैक्स। ये कंपनियों के मुनाफे पर लगने वाला कर है, अर्थात जो कंपनियों को शुद्ध लाभ होगा उस पर जो कर लगेगा उसका रेट है निगम कर के अंतर्गत। नया अगर कंपनी है तो उस पर, वो भारतीय कंपनी है और भारतीय नया कंपनी मतलब उस पर 17% कर लगेगा उसके शुद्ध लाभ पर। और अगर पुराना कंपनी है और भारतीय है तो उस पर 25% कर लगेगा उसके शुद्ध लाभ पर। और अगर विदेशी कंपनी है तो उस पर 35 से 40% कर लगेगा उसके शुद्ध लाभ पर। और एएमटी क्या है, तो वैकल्पिक न्यूनतम कर, अर्थात इसमें एएमटी और एमएटी मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स या न्यूनतम वैकल्पिक कर, ये दोनों लगभग सेम है। ये इसमें क्या होता है, तो कोई ऐसा कंपनी जो शुद्ध लाभ को शून्य बता रहा है और कर से बचने के लिए ऐसा करता है, तो उस पर जो कर लगाया जाता है वो 15% लगाया जाता है। मतलब एएमटी अगर कोई सरकारी कंपनी ऐसा कर रहा है, कर से बचने के लिए अपना शून्य लाभ दिखा रहा है, तो उसको 15% कर देना पड़ेगा। और अगर कोई सामान्य कंपनी है तो उसको भी 15% कर देना पड़ेगा मैट के अंतर्गत। उसके बाद आता है पूंजीगत लाभ कर। यह किसी व्यक्ति या कंपनी को अपने संपत्ति को बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है उस पर वो पूंजीगत लाभ कर देना पड़ता है। यानी कोई व्यक्ति अगर कोई संपत्ति बेच रहा है तो उस पर जो उसको अतिरिक्त लाभ हुआ है उस पर, यानी शुद्ध लाभ हुआ है उस पर जो कर देना पड़ता है उसको पूंजीगत लाभ कर कहते हैं या कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है। अल्पकाल, अगर वो संपत्ति 24 महीना के भीतर बेचा गया है तो उस पर 20% कर लगेगा। और शेयर में 12 महीना के अंतर्गत अगर बेचा गया है तो शेयर में भी 20% टैक्स लगेगा। और दीर्घकालिक सीजीटी अगर होता है, यानी कैपिटल गेन टैक्स, सीजीटी का अर्थ है कैपिटल गेन टैक्स। दीर्घकालिक अर्थात 24 महीना के बाद अगर बेचा गया है कोई सामान्य संपत्ति, तो उस पर जो लाभ हुआ है उस पर
12.5% कर लगेगा। और अगर कोई शेयर और बॉन्ड 12 महीना के बाद बेचा गया है तो उस पर 12.5% कर लगेगा। ये हुआ पूंजीगत लाभ कर, यानी कोई पूंजीगत वस्तु यानी कोई पूंजीगत संपत्ति अगर बेचा गया है तो उस पर जो लाभ हुआ है वो अगर दीर्घकालिक है तो 12.5%, अल्पकालिक है तो 20% कर देना होगा। उसके बाद एक आता है इंडेक्सेशन, यानी महंगाई को एडजस्ट करके यानी समायोजित करके लाभ निकालना, इसको कहते हैं इंडेक्सेशन। यानी किसी मतलब वस्तु की फाइनल प्राइस, अंतिम मूल्य और उसकी शुरुआती मूल्य, इसको घटाएंगे और उसमें शुरुआती मूल्य से भाग देंगे और उसको 100 से गुना करेंगे तो महंगाई प्रतिशत आ जाएगा। और महंगाई प्रतिशत को कैसे पता करेंगे कि रियल इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए, तो उसके लिए इंटरेस्ट रेट जो है या ब्याज दर, उसमें से महंगाई दर को घटाएंगे, जो ये आया है महंगाई प्रतिशत, तो उससे जो प्राप्त होगा वो वास्तविक ब्याज दर होगा, मतलब कितना लाभ हुआ है, और उसी के अनुसार इंटरेस्ट रेट तय होता है। इसी को इंडेक्सेशन कहते हैं, अर्थात महंगाई को एडजस्ट करके या जोड़ करके जो लाभ निकाला जाता है उसको इंडेक्सेशन कहते हैं। अर्थात इसमें महंगाई भी शामिल है। यानी वास्तविक ब्याज दर का मतलब है कि जितना आप ब्याज दर दे रहे हैं और जितना महंगाई दर है उसको घटाइए इसमें से, तब जितना ब्याज दर बचेगा वही वास्तविक ब्याज दर होगा, वही तो वास्तविक लाभ होगा। अर्थात महंगाई दर ज़्यादा है तो ब्याज दर भी ज़्यादा होगा, ब्याज दर उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर ब्याज दर कम है महंगाई दर से, इसका मतलब है कि घाटा में है। उसके बाद आता है एंजल टैक्स, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत, जिसमें ये स्टार्टअप कंपनियों पर उनकी प्राप्त निवेश पर लगता है। मतलब जो स्टार्टअप कंपनियां हैं जो 10 वर्ष से पुरानी हैं, मतलब जो 10 वर्ष पुरानी नहीं है और जिनका टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ से कम है, वैसी कंपनियों पर ये टैक्स लगता है। और ये पहले लगता था, मतलब जो कि 30% था, जो 2024 के बजट में इसे समाप्त कर दिया गया। फिर एक आता है इक्विलाइजेशन टैक्स, जो कि समकारी कहते हैं, जिसको गूगल टैक्स भी कहा जाता है। ये विदेशी डिजिटल ऐड वाली कंपनियों जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, जैसे गूगल, फेसबुक आदि, या फ्लिपकार्ट, अमेजन, तो इस सब पर जो ऐड आते हैं, जो उत्पाद या सेवा पर जो दिखाया जाता है उस पर लगता है। और ये होता है 2 से 6%, ये होता है गूगल टैक्स कहलाता है, जो कि ऐड पर लगता है। ये सेलिंग प्राइस पर लगता है। जैसे कि किसी भी ई कॉमर्स साइट पे किसी सेवा या वस्तु का जो प्राइस है अगर 500 है तो 500 का 2% और या 6% के बीच में ये टैक्स लगता था। ये भी पहले लगता था, इसको भी 2024-25 के बजट में समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद एक आता है डीडीटी या लाभांश वितरण कर। ये लाभांश वितरण कर 20% लगता था, ये भी समाप्त कर दिया गया है। ये कौन लगता था, तो जो कंपनी जो कंपनी शेयर धारक पर लगता था, मतलब जो भी शेयर धारक है या जो भी शेयर धारक किसी कंपनी का शेयर लिया हुआ है तो वो कंपनी पूरा लाभांश शेयरधारकों से वसूलती थी। यानी इसमें लाभांश पर 20% का टैक्स लगता था, जो कंपनी काट कर देती थी बचा हुआ भाग। जैसे कि 100 रुपया का किसी कंपनी का शेयर है, ठीक, उसमें लाभ हुआ तो उसके लाभांश का 20% टैक्स काट करके उसको 80 रुपया लाभांश देगी। तो ये इसको समाप्त कर दिया गया और इसको आयकर में जोड़ दिया गया। यानी ये भी बिना लाभांश काटे हुए पूरा जो भी लाभांश है वो पूरा शेयरधारक को देगा और शेयरधारक फिर उसका आयकर के अनुसार टैक्स देगा। एक तरह से वो आय हो गया। तो इस लाभांश कर को समाप्त कर दिया गया, इसे आयकर के अंतर्गत रख दिया गया।
फिर एक आता है बिटकॉइन पर टैक्स। बिटकॉइन पर कैसे टैक्स दिया जाता है? तो बिटकॉइन एक परिसंपत्ति है या संपत्ति कह सकते हैं, तो इसलिए इस पर लाभ पर टैक्स लगता है। अगर 100 रुपये का बिटकॉइन है और 150 में बेचा जा रहा है तो 50 रुपया लाभ है, तो उसका 30% उस पर टैक्स लगेगा। और उस ऊपर से जो वित्तीय संस्था या जहाँ से वो लाभ दिया जा रहा है वो TDS काटेगी 1% टैक्स डिडक्टिव फ्रॉम सोर्स या एट सोर्स। इसमें लाभ का 30% बेचने वाला, वह पूरा जितना भी टैक्स है उसका 1% खरीदने वाला देगा। और इस अनुसार टैक्स लगता था। जैसे कि 300 का बिटकॉइन बेचा जा रहा है और उसमें 100 रुपये लाभ है, 100 रुपया लाभ है तो उस पर 30% टैक्स लगेगा 100 रुपये पर, जिसको हम CGT यानी कैपिटल गेन टैक्स के अंतर्गत लगेगा 30%। और ऊपर से जो 300 रुपया है उस पर 1% टैक्स खरीदने वाला देगा, जो खरीद रहा है वो इस पर 1% टैक्स देगा। तो इसका 300 का 1% 3 रुपया हुआ और कैपिटल गेन टैक्स 30 रुपया दिया गया, 30% 100 रुपया लाभ का, तो इस अनुसार 33 रुपया कर देना होगा। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर है, इसी अनुसार टैक्स लिया जाता है। यानी लाभ पर 30% कैपिटल गेन टैक्स और TDS 1% पूरे मूल्य पर जितना मूल्य है। तो ये इसी अनुसार किसी भी बिटकॉइन को बेचा जाता है। फिर एक आता है प्रतिभूति लेन देन कर, जिसको कहते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ये शेयर या बॉन्ड के खरीद बेच पर लगता है, चाहे लाभ हो या न हो। ये 2% 0 से 2% के बीच लगता है। ये सिक्योरिटी पर डिपेंड करता है, जो शेयर या बॉन्ड है कि उस पर कितना परसेंट कैसा सिक्योरिटी है, उस अनुसार ये टैक्स निर्धारित होता है। और ये 0% से 2% के बीच लगता है। जैसे कि 30 रुपये का अगर बॉन्ड बिक्री हुआ है और 40 रुपये में हुआ है तो उसमें 10 रुपया लाभ हुआ है, तो इस पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। और जो बचा हुआ है उस पर 0 से 2% तक ये टैक्स लगेगा, प्रतिभूति STT जिसको कहते हैं। और उसके बाद कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स क्या होता है? तो ये वस्तुओं की खरीद बिक्री पर लगता है, चाहे लाभ हो या न हो, पर अगर खरीद बिक्री हुआ है वस्तुओं का तो उस पर ये टैक्स लगता है। कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इसको कहते हैं, इसको CTT कहते हैं। ये 0.01% के आसपास लगता है। फिर आता है आयकर। आयकर ये व्यक्तियों के आय पर लगने वाला कर है, जिसको जेम्स विल्सन ने 1860 में इस अवधारणा को दिया था या इस अवधारणा को पेश किया था। और 24 जुलाई 1860 में ये पेश किया था, जिसे 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। और 1857 की क्रांति में हुई नुकसान के भरपाई के लिए ये आयकर लगाया गया था। ये आयकर अधिनियम 1961 के तहत लगाया जाता है। प्रत्यक्ष कर में 2 प्रकार के कर आते हैं। ये प्रत्यक्ष कर खत्म हुआ, जिसमें एक कंपनी पर लाभ होता है तो उस अनुसार दिया जाता है। जैसे वस्तु और सेवा पर लाभ होगा तो उसको निगम कर कहेंगे, कॉर्पोरेट टैक्स। और अगर कंपनी के परिसंपत्ति पर लाभ होगा तो उसको कैपिटल गेन टैक्स कहेंगे या पूंजीगत लाभ कर कहेंगे। अगर कंपनी निवेश पर टैक्स होगा तो ये दोनों टैक्स समाप्त कर दिए गए हैं, जैसे स्टार्टअप टैक्स, एंजल टैक्स जिसको कहते थे, और विदेशी डिजिटल जिसको गूगल टैक्स कहते थे, इस दोनों को समाप्त कर दिया गया है। और एक होता है STT और CTT, यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ये दोनों जो है ये सिर्फ खरीद बिक्री पर लगता है। अगर सिक्योरिटी या कमोडिटी का खरीद बिक्री हो रहा है तो उस पर लगेगा, चाहे वो लाभ हो या ना हो। सिक्योरिटी पर 0 से 2% के बीच लगता है और कमोडिटी पर 0.01% के आसपास। और व्यक्ति से क्या लिया जाता है? तो व्यक्ति से आयकर लिया जाता है, जो कैपिटल गेन टैक्स के अंतर्गत आता है, जो परिसंपत्तियों की बिक्री के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगले वीडियो में अप्रत्यक्ष कर को पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत GST आता है, एड वैलोरम टैक्स आता है, स्पेसिफिक टैक्स पर यूनिट आता है, विंडफुल टैक्स आता है, कस्टम ड्यूटी आता है, पिग्यूवियन टैक्स आता है और सेस और सरचार्ज आते हैं। इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे।